हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सके और वो भी अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की जो 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको वो तैयार कर सके। तो सबसे पहली बात, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसमें आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल के चांसेस लघु उत्तरीय में ज़्यादा होते हैं, वो भी खासकर 3 नंबर वाले में, ठीक है। 3 नंबर में आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 3 नंबर में जो आपकी थ्योरी है, यानी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो भी पूछे जाते हैं। छोटे छोटे डेरिवेशन पूछे जाते हैं और डेफिनेशन, मात्रक और बीमा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो 3 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन है, एक और पूछा जाता है इसमें, डेफिनेशन, यूनिट, ठीक है, यानी कि मात्रक, एंड डायमेंशन यानी कि बीमा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न मिला के जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, जिसमें से जो आपका न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूमेरिकल आपके लगभग फार्मूले पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं, ठीक है। सारे 3 नंबर वाली लघु उत्तरीय वाले न्यूमेरिकल जो है वो आपके फार्मूले बेस पे होते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दिया गया, जैसे मान लो 2 आवेश यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है, 2 आवेश रखे हुए हैं यहाँ पे, और पूछ ले इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में अगर हम कोई आवेश रखते हैं, कोई बीच में इसके हमने मान लिया तो Q0 आवेश रख दिया, तो इस Q0 आवेश को हम कहाँ पर रखें कि ये संतुलन की अवस्था में रहे, इनके बीच की दूरी दे दे, ठीक है। तो करोगे क्या, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकालोगे। मान लेते दूरी ये है, और ये अगर दूरी मान लो दिया हुआ है आपको 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, तो इतना किधर, 2 - x। इसके बाद इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लोगे, दोनों बल को बराबर कर दोगे तो x का ऑटोमेटिक मान निकल आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो कुछ अलग से एफर्ट इस पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपको एक ही जगह जो आप सभी को तैयार कर सकते हैं, और वो कौन सी वीडियो है, फाइनल शॉर्ट की वीडियो, ठीक है। तो फाइनल शॉर्ट में ये आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब आप लोग ये मत बोलिएगा सर फाइनल शॉर्ट में आपने न्यूमेरिकल नहीं करवाया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लघु उत्तरीय वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके जितने भी डेरिवेशन है उन्हीं डेरिवेशन पर ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो आपने डेरिवेशन निकाला है, जो फार्मूला निकाला है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ एक एक चीज़ के, मान लो कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी द्विध्रुव को रखने में किया गया, घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा, फार्मूला आपने डराइव किया है। अब वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे दिया, द्विध्रुव का आघूर्ण दे दिया, कोण दे दिया 0 से 10 अंश या 0 से 50 अंश, ठीक है, या 0 से 30 अंश कोण दे दिया, वही वैल्यू रख के आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके लघु उत्तरीय के बनते हैं। और लघु उत्तरीय के डेरिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अभी देखिए, जब क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट राइट करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमने फाइनल शॉर्ट में करवा रखी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का नियम लिखिए, ये पहला क्वेश्चन सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना, या फाइनल शॉर्ट की वीडियो जो है चैप्टर नंबर 1 की फाइनल शॉर्ट की वीडियो देखिएगा, वहां पे ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम राइट करवा रहे हैं लघु उत्तरीय के लिए, अगर ये क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं तो आप जो भी पेपर बनेगा, पेपर उठा के अगर देखेंगे तो इन्हीं लघु उत्तरीय प्रश्न जो हम राइट कर रहे हैं इसी पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, इसी पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो इसीलिए अगर आप डेरिवेशन को अच्छे से समझे रहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको आसानी होगी। और फाइनल शार्ट की वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल की सीरीज फाइनल शार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 8 एक फाइनल शार्ट और, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के साथ फाइनल शार्ट प्लस न्यूमेरिकल, फाइनल शार्ट प्लस न्यूमेरिकल सीरीज इस तरीके से आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी कई सारे न्यूमेरिकल, मान के चलिए करीब 50-60 न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा हम करवा देंगे 3 वीडियो में। ठीक है, 3 या 4 वीडियो में 50-60 न्यूमेरिकल हम एक्स्ट्रा और करवा देंगे, छोटे छोटे लघु उत्तरीय टाइप में। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन? याद तो होगा ही ना, अभी जल्दी में ही करवाया गया सब। क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए भाई, सभी बच्चे बताइए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है? जल्दी बताइए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण? सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन अभी आपको नहीं मिला है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक वर्ड में जो है इसका आंसर दिया जा सकता है। तो जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कितना मान आएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कितना होता है भाई? C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपान D, जहाँ पे A क्या है? समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल है और D जो है उनके बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है, और K जो है उनके बीच भरे गए परावैद्युतांक का मान है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से है, यानी कि विद्युत धारा वाले चैप्टर से है, और विद्युत धारा से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा। आप सबको पता है कि हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमा लिखिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो आप लोग समझ रहे थे उस क्वेश्चन को उसके बाद लिखेंगे, क्वेश्चन बदल दिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समझदार हो गए। हाँ, ओम का नियम या फिर अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए। हाँ, कहाँ तक हुआ था? 8 9। क्वेश्चन है, धारा घनत्व जे, धारा घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? जे, और जे की वैल्यू क्या होता है? I अपान A, ठीक है। से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक व बीमा लिखिए। इसका मात्रक व बीमा लिखिए। तो भाई देखिए, बीमा लिखने के लिए आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बीमा कैसे लिखी जाती है, चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बीमा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जे की हमें बीमा लिखनी, तो जे की बीमा लिखने के लिए क्या करना होगा? आई की बीमा, उसके बाद ए की बीमा। ए क्या है आपका? क्षेत्रफल है, यानी एरिया, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? L स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर, आई किसका आई का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ए, ठीक है। आया क्या? ए L की पावर -2, ये इसकी क्या आ गई? बीमा आ गई, सिंपल। अगर आपको ऑप्शन में कभी कभी इस तरीके से मिल जाएगा ML TA, इस तरीके से भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे ये या फिर ये, दोनों सेम चीज़ें हैं, क्योंकि यम यहाँ पे है नहीं तो इसलिए m की पावर 0, t नहीं है तो t की पावर 0, बाकी जो चीज़ है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो बीमा निकालने में दिक्कत नहीं होगी ना, निकाल लोगे ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आसानी से निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इसमें करना क्या है भाई, आपको बता दे रहे हैं। अनुगमन वेग की परिभाषा लिखनी है, और अनुगमन वेग Vd का क्या फार्मूला निकल कर आता है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। Vd इक्वल टू कितना आता है वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? मात्रक व बीमा भी लिखना है, मात्रक व बीमा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, तो मात्रक और बीमा सभी प्रश्न का जो है आप निकाल लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। मात्रक और बीमा, मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा तथा
अनुगमन वेग में संबंध, क्या संबंध होता है? I बराबर NE/AVD, ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। इसको क्या करना है? डेराइव करना है, यानी इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं लघु उत्तरीय के। तो अगर हम चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट यानी 3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि बायो-सेवर्ट का लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो चलिए सभी लोग बताइए, बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, किसी वृत्ताकार, मान लो ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा अगर इसमें हम धारा I प्रोवाइड कर रहे हैं? बताइए भाई, जल्दी बताइए। जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट कर दीजिए। कितना क्वेश्चन हुआ था? 14, 15, कितना? 9, 10, 11, 12, 13। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? ठीक है, इसको लिखना है। इसका फार्मूला बताइए भाई कितना होगा? अरे भाई कितना सिंपल, V = μ0/2 × I/R। ठीक है, कितना सिंपल है, यही तो था। अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही 14 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण करवाया गया हुआ क्वेश्चन, फाइनल 60 में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करवाया गया। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि एम्पियर का परपथीय नियम जो है आपका हटा दिया गया है तो उसको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र वाले में भी पूछा गया है और यहाँ भी पूछा गया। सेम चीज़ें निकल के आएगी, बस आपकी चीज़ें बदल जाएगी। अगर यही चीज़ किसमें, वैद्युत क्षेत्र में होगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ लिखता हूँ -PE sin थीटा, क्या निकल कर आता है, PE sin थीटा माइनस का। ठीक, और यही अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में यही फार्मूला क्या हो जाता है आपका, -MB sin थीटा, MB sin थीटा, जहां पे P क्या था, ये वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण था। क्या था, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, यानी कि आवेश प्लस और माइनस एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते थे। ठीक है, उस प्रकार का निकाय मेरा द्विध्रुव कहलाता था, तो उसका ये आघूर्ण है। और यहाँ पे M क्या है, चुंबक का द्विध्रुवाघूर्ण है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो काफी कुछ सिमिलर है, बस क्या है कि चीजों को एक दूसरे से अगर रिलेट करोगे तो आसान लगेगा और अगर रिलेट नहीं करोगे तो कठिन लगेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, किसी काम को अगर मिलकर करोगे तो उसे आसानी से और जल्दी से कर लोगे और काम आसान भी लगेगा और मज़ा भी आएगा काम को करने में। और अगर अकेले करोगे तो फिर लगे रहो, करते रहो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है, ऐसा नहीं है कि जो व्यवहारिक जीवन में यानी दैनिक जीवन में चीज़ें घटती हैं वो हमारे क्या होती हैं, सिलेबस पर भी लागू होती हैं। ठीक है,
चलिए ज़्यादा कहानी नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर जी आप हमेशा कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। आगे आ जाइए अगले चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 यानी कि भूचुंबकत्व यानी चुंबकत्व तथा द्रव्य का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो कौन सा है, भू चुंबकत्व के भूचुंबकत्व का अवयव। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। यानी चैप्टर नंबर 5 से ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा खास करके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पर तो न्यूमेरिकल लिख के ले लीजिए, कंफर्म है किसी ना किसी सेट में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कंफर्म है, इस टॉपिक से उठेगा। और कौन से, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक से नति कोण या नमन कोण, कोई एक कोण निकालने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे आपके भूचुंबकत्व के ही अवयव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं 3 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो आपका क्या बन सकता है भाई, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, पहला क्वेश्चन। और फैराडे साहब ने कितने नियम दिए थे, जल्दी बताइए, 2, 4, 10, कितना कितने नियम दिए थे फैराडे ने, 1 कि 2 कि 3, 2 नियम दिए थे, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, और इन्होंने कितने नियम दिए थे भाई, 2 नियम, ठीक है, 2 नियम दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, भंवर धारा, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। तो भंवर धाराओं के क्या अनुप्रयोग हैं, इसके क्या क्या यूजेज हैं। जैसे कि रेलगाड़ी में जो ब्रेक इस्तेमाल होता है वो भंवर धारा के कॉन्सेप्ट पर बेस है, यानी उसमें भी भंवर धारा का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कई सारे 2, 3, 4 यूजेज हैं, इसके प्रयोग को आपको लिखने हैं, फाइनल शॉर्ट में आपको करवाया गया है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल, लॉरेंज नहीं, लेंज का नियम, अरे सॉरी यार, लॉरेंज नहीं भाई, लेंज का नियम, लेंज का नियम, ठीक है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या नहीं है। अब चलिए अगर लॉरेंज बल जुबान पर आ गया तो वो क्वेश्चन भी देख लीजिए। लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाइए, ठीक है। लॉरेंज बल के आधार पर या सीधे लिख दे रहे हैं, प्रेरण की घटना को समझाइए, प्रेरण की घटना समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए या प्रेरण की घटना समझाइए, ये क्वेश्चन शायद जहाँ तक मुझे पता है कि फाइनल शॉर्ट में शायद मैंने नहीं करवाया था। तो आप लोग ट्राई कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर सॉल्व कर पाते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 21, नंबर जरूर लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए, इस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसको ट्राई कीजिए, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम बता देंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है कि इस क्वेश्चन को मैंने फाइनल शॉर्ट में शायद नहीं करवाया था, है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो अभी रिसेंट में आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 7 से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला क्वेश्चन, और ये मत बोल देना सर ये भी नहीं करवाया गया है, अभी बता रहा हूं मैं। फाइनल शॉर्ट की वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। बस परिभाषा नहीं बताया था, तो परिभाषा आप अपने जो हमने फार्मूला दिखाया था अनुनाद की कंडीशन के लिए क्या होता है, L ओमेगा इक्वल टू 1/ω/c। ये क्या है, धारतीय प्रतिघात है, सॉरी ये प्रेरण प्रतिघात है, और ये क्या, धारतीय प्रतिघात। तो यानी जब LCR परिपथ में धारतीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात आपस में बराबर हो जाते हैं तो परिपथ की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, अनुनाद की कंडीशन या अनुनाद की स्थिति कहते हैं, ठीक है। और इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और ये अनुनादी आवृत्ति F इक्वल टू कितना निकाले थे हम कल, 1/2π अंडर रूट कितना, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा जल्दी बताओ, LC क्या आएगा, 1/2π अंडर रूट 1/LC, ठीक है। ये आपकी क्या थी, अनुनादी आवृत्ति। तो क्वेश्चन लिखिए, अनुनाद किसे कहते हैं या अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए या इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत शक्ति क्षय, ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, औसत शक्ति क्षय उस पर क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन तो हम बता देंगे, ठीक है। और लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, LCR, ठीक है। LCR यानी कि इसमें LCR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है जो है 3 नंबर में, यानी कि लघु उत्तरीय में LCR की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। और LCR की प्रतिबाधा Z इक्वल टू कितना आया था, अंडर रूट R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर, ये आपकी प्रतिबाधा आई थी। और कलांतर फाई इक्वल टू क्या आया था, tan इनवर्स L ओमेगा माइनस 1/ω/c/R, ये आया था आपका कलांतर, ठीक है, यानी कि फाई इक्वल टू। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। और ये क्वेश्चन जो अभी सारे 23 क्वेश्चन हमने आपके जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लघु उत्तरीय को बताया है, ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल शॉर्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। और फाइनल शॉर्ट की वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन शायद आपको ना मिले, और वो है क्वेश्चन नंबर 21। और अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल बता दीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, यानी डरने की कोई बात नहीं है कि सर हमको नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के फाइनल के शॉर्ट के साथ। और चैप्टर नंबर 8 का फाइनल शॉर्ट कंप्लीट होगा, फिर 9 और उसके बाद फिर शायद 10 कंप्लीट करूं, और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14 तक आपके सभी इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन इसी तरीके से बता दिए जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका फाइनल शॉर्ट कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है।